न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत बड़ा यूनिट है और इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी देता है। जैसे मान लो कि आप अपने घर की छत पर हैं, यहां पर आप हैं और आपने यहां से छत से बैठ करके देखा ये कोई एरोप्लेन है। तो आपने कहा कि भाई अभी अभी छत के ऊपर से एरोप्लेन गया है। ये बात आपने हमको जो है फोन पे बताई और हम जो है लखनऊ में हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हम दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि लखनऊ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुझे तो एरोप्लेन दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी छत के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एरोप्लेन दिख रहा है। तो यहाँ पर ये छत क्या बन गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कमरा है जहां पर ऑब्जर्वर अपनी कुर्सी डालता है और आराम से बैठ करके सारी चीजों को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। कौन कौन सी बातें ऑब्जर्व करता है? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन के बारे में बताता है, भाई पोजीशन ये है। डिस्टेंस के बारे में बताता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बारे में बताता है, वेग चाल के बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। वेलोसिटी माने वेग, स्पीड माने चाल। फिर और अगर आप उससे कुछ पूछते हो कि जैसे संवेग बताओ, मोमेंटम बताओ, तो आपको बताएगा। आप उससे पूछते हो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बताओ, तो भी बताएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑब्जर्वर बैठता है और वहां से बैठ करके सारी चीजों को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। अब समस्या यहाँ पर ये है कि अगर हम आपको छूट दे दें कि आप अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लो, तो हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बना लें? घर की छत उनके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाए। कुछ लोग हो सकता है कि चलती हुई ट्रेन पे बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रेन है। किसी ने कहा कि हम तो जो है एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एरोप्लेन। जो छत पर बैठा है उसने छत से नोटिस करना शुरू कर दिया, और जो चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ है वो चलती हुई ट्रेन से चीजों को देख रहा है, और जो एरोप्लेन पर बैठा हुआ है वो अपना वहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब सभी लोगों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होंगे तो जो रिजल्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे अभी आपने देखा कि आपकी छत से एरोप्लेन निकला, तो आपने तुरंत हमें बताया फोन करके कि एरोप्लेन निकल गया, और मैं भी अपने छत पर था लेकिन लखनऊ में था। मैंने कहा नहीं, आप तो गलत कह रहे हो। तो मैं अपने हिसाब से सही कह रहा हूँ और आप अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि दोनों के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसे हैं? अलग अलग है। और एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा कि अर्थ से सन की जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस, वो जेट लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष। बड़ी बड़ी दुनिया किसमें निकलती है? लाइट ईयर्स में निकलती है, प्रकाश वर्ष में निकलती है। तो अर्थ से सन की जो दूरी है वो जेट लाइट ईयर्स है। तो जो मंगल वाले ग्रह पर बैठा है, मार्स में जो बैठा हुआ है, जो लोग मार्स में रहते हैं, अभी सपोज लो लोग यहाँ रहते हैं, तो मार्स से सन की जो दूरी है, दूरी माने डिस्टेंस, क्या वो जेट लाइट ईयर होगी ना? वो तो बदल जाएगी ना। तो या तो आप अपने स्टेटमेंट को बिल्कुल सही तरीके से कह रहे हो, भाई हमने तो अर्थ से बताई थी, सही बात है, अर्थ से सन की दूरी जेट लाइट ईयर है, लेकिन वही दूरी मार्स से हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस ऊपर वाले स्टेटमेंट में आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ है, और जो दूसरे वाले स्टेटमेंट में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा? मार्स, मंगल ग्रह।
तो फिजिक्स कहता है कि अगर किसी ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा तो वो उसी चीज को अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जर्वर देखते हैं तो उसके बारे में बातें कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपने इस ट्री को देखा, ये एक ट्री है और आप इस ट्री को देखते हो। कहां से देखते हो? यहां से देखते हो। अर्थ में आप हो और अर्थ से आप इस पेड़ को देखते हो। और हम भी इस ट्री को देखते हैं, लेकिन हम चलते हुए रेलगाड़ी में बैठे हुए, ट्रेन चली जा रही और हम भी इस पेड़ को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने हमसे पूछा कि इस पेड़ के बारे में कुछ कहो, तो हमने कहा ये जो पेड़ है ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ये हमारी ट्रेन जब आगे गई तो ये पेड़ हमें कैसे दिखा? पीछे जा रहा है। फिर मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ, तो आपने कहा कि ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये तो अपनी जगह पर है। तो हम दोनों लोग तो बात सही कह रहे हैं ना। आपकी जो बात है आप कहाँ पर हो? ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। और हम जो बात कर रहे हैं हम कहाँ पर हैं? ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अलग अलग होगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात करेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं, जो नतीजे हैं, वो भी कैसे होंगे? अलग अलग आएंगे। तो न्यूटन ने कहा कि ऐसे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि सभी ऑब्जर्वर को कहते हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना क्या कर लें? फिक्स कर लें। तो न्यूटन से पूछा गया कि बताइए भाई, आप ही बताइए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या लिया जाए। तो न्यूटन ने कहा कि आप अपनी छत को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मत बनाइए, आप ना ट्रेन को बनाइए, ना इसको बनाइए, ना उसको बनाइए। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बना लीजिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो एक्स एक्सिस है आपका, और ये जो वाई एक्सिस है, और ये जो जेड एक्सिस है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक निकाय। तो न्यूटन ने कहा कि देखो, अगर आप सब लोग अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करोगे ना तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। भाई हम कह रहे हैं कि सभी लोग अर्थ पर आ जाओ और वहां से सन की डिस्टेंस निकालो। सब लोग कहां पर आ जाओ? अर्थ पर आओ और सन की डिस्टेंस निकालो। तो 200 के 200 लोग एक ही बात कहेंगे ना। जैसे किसी एक ने कहा कि अर्थ की सन से जो डिस्टेंस है वो जेट लाइट ईयर है, तो दूसरा कैंडिडेट भी जो अर्थ पर आएगा वो भी यही बात कहेगा। तो जब बातें सब एक जैसी होंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो हम लोग और एनालिसिस कर पाएंगे। अदरवाइज लड़ते रह जाएंगे, हम कहेंगे जेट लाइट ईयर है और जो दूसरे फ्रेम पे बैठा हुआ वो क्या कहेगा? नहीं, हम नहीं मानने को तैयार हैं। तो न्यूटन ने कहा कि अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना छोड़ो, सब लोगों को कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है। जो निर्देशांक निकाय है इसको क्या बनाना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्जर्वर को यहां बिठा देना, ओरिजिन पर बिठा देना। ऑब्जर्वर को कहां बिठाना है? मूल पे, मूल पे। ऑब्जर्वर को ओरिजिन पर बिठा देना। डन। अब जब ये डिसाइड हो गया कि हम जो है इस निर्देशांक सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे और ऑब्जर्वर को कहां बिठा देंगे? ओरिजिन पर। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे, सपोज कर लो कि आपने इस पॉइंट P का ऑब्जर्वेशन किया, तो आपने कहा कि ओरिजिन से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। तो जब हमको ऑब्जर्वर बनने का मौका मिलेगा तो हम भी यहीं पर आकर के बैठेंगे और हम भी क्या बताएंगे? पॉइंट P की डिस्टेंस 40 मीटर। जब आपको ये मौका मिलेगा तो आपको भी यहाँ बैठना होगा और आप भी क्या बताओगे? 40 मीटर है। तो जब एक ऑब्जर्वेशन को 2 या 2 से ज्यादा लोग कहेंगे और एक ही जैसा आंसर देंगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है वो और जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है वो मैच कर रहा है, यानी कि हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन कैसा किया? सही किया हुआ। ठीक है ये बात। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर के जो जितनी भी बातचीत न्यूटन ने की
उसका जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है जहां से ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। अगर आपको छूट दे दी जाएगी तो आप अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लोगे। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक समानता के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या बनेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो ओरिजिन होगा वो ऑब्जर्वर की जगह होगी और यहीं से हम सारी चीजों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर ये बात? अब अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रुका हुआ है, चल नहीं रहा, विरामावस्था में है, तो हम अपने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल कहेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में इसको कहते हैं जड़त्वीय। और निर्देश तत्व फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आ ही चुका है, आपकी हिंदी इसकी हो चुकी है। जड़त्वीय निर्देश तत्व, अगर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको कि अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जा चुका है, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रुका हुआ है तो ये क्या कहलाता है, जड़त्वीय। अगर ये एक समान चाल से चल रहा है तो भी इसको क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो बातें हैं, या तो ये रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा, विरामावस्था में होगा, या फिर ये एक समान चाल से चलेगा, एक समान चाल से चलेगा। एक समान चाल से चलेगा मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा आप सब लोगों को ये पता है अगर ये रेस्ट में होगा तो इसके पास जो त्वरण है वो कितना होगा, 0। और अगर ये एक समान चाल से चलेगा तो भी त्वरण कितना होगा, 0। तो क्यों ना हम लोग इस तरीके से कहें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके पास में त्वरण कैसा होता है, 0। और 0 त्वरण के लिए, 0 एक्सेलरेशन के लिए दो बातें संभव हैं। पहली, या तो वो रुका हुआ हो, और दूसरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना हो, एक समान चाल से चलना हो। और अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस त्वरण रखता है तो हम उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल की हिंदी क्या है, जड़त्वीय। नॉन इनर्शियल की अपने आप बनाओ, आ जड़त्वीय। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये अजड़त्वीय निर्देश। इसके पास में जो एक्सेलरेशन होता है, इसके पास जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, 0 नहीं होता। ठीक, देखो अभी तक हमने आपको 3 बातें बताई। पहला हमने आपको ये बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां से कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन करता है। और अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, आप जो कहो वही सब लोग कहें, तो उसके लिए आपने जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर ऑब्जर्वर को बिठाया और फिर यहीं से सारा ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया, तो क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। क्लियर ये बात? दूसरा, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस त्वरण नहीं रखता उसको कहते हैं इनर्शियल, और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस त्वरण रखता है तो क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल। क्लियर ये बात? फिर ये भी देखा गया जो न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसमें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो ये भी देखा जाता है जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है
वो इनर्शियल वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वैलिड है, मान्य है, लेकिन नॉन इनर्शियल वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान्य नहीं है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताइए किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज वैलिड है, तो आंसर क्या होगा इनर्शियल, और किसमें वैलिड नहीं है तो क्या आंसर होगा इनवैलिड, नॉन वैलिड, नॉन इनर्शियल। और आप इसकी डेफिनेशन में भी ट्विस्ट कर सकते हो कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के लॉज मानते हैं उनको कहते हैं इनर्शियल, और जो नहीं मानते उनको क्या कहते हैं नॉन इनर्शियल। अब बहुत सोच समझ के कि जो हमारी अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल। सिंपल सी पहचान है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस त्वरण रखते हैं वो कैसे हैं नॉन इनर्शियल, और जिनके पास में त्वरण नहीं है वो कैसे हैं इनर्शियल। तो क्या हमारी अर्थ इनर्शियल है या फिर नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, क्योंकि अर्थ के पास में त्वरण होता है, ठीक है ना। अब वो कैसा एक्सेलरेशन होता है वो सब हम लोग बाद में कहेंगे, बातें करेंगे, लेकिन ये पक्का हो गया कि हमारी अर्थ कैसे है नॉन इनर्शियल। इतनी बात समझ में आ गई, तो हेडिंग डालूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हेडिंग है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हिंदी में निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिंदी में है निर्देश तंत्र। क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए साथ साथ लिख सकते हैं आप कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र एक निर्देशांक निकाय है, फ्रॉम विच जहां से ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक, ऑब्जर्व फिनोमेना, फिनोमेना माने घटना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देशांक निकाय होता है, फ्रॉम विच जहां से ऑब्जर्वर प्रेक्षक, ऑब्जर्व माने देखता है, फिनोमेना माने घटना। अब वो कोई भी फिनोमेना हो सकती है, हो सकता है कि वो किसी पॉइंट को देख रहा है, उस पॉइंट की डिस्टेंस को देखना चाहता है, बताना चाहता है, हो सकता है कि वो उस पॉइंट की स्पीड को बताना चाहता है, देखना चाहता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर की चॉइस। तो हिंदी क्लियर है इसकी आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हिंदी क्या थी निर्देशांक निकाय, निर्देशांक निकाय। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हिंदी क्या निर्देश तंत्र। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक ऐसा निर्देशांक निकाय है फ्रॉम विच की हिंदी है जहां से, ऑब्जर्वर आप जानते ही हो, ऑब्जर्व माने देखना, ऑब्जर्व माने देखना, फिनोमेना माने घटना। डन। तो भैया इसके बाद आप इस डायग्राम को बना लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये ओरिजिन जो है ये वो जगह है जहां पर ऑब्जर्वर बैठेगा, ओरिजिन वो जगह है जहां पर ऑब्जर्वर बैठेगा, और फिर जो उसको देखना है, जो उसको बताना है वो बताएगा और वो देखेगा। अब जब हमने ऑब्जर्वर के बैठने का इंतजाम कर दिया कि भाई ऑब्जर्वर ये तुम्हारी जगह यहाँ पे आके बैठो, जब ऑब्जर्वर के बैठने का इंतजाम हो गया तो हमने कहा कि भाई किसी की पोजीशन कैसे बताओगे, हाउ वी
डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब है पता लगाना। हाउ वी डिटरमाइन पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन माने स्थिति। ऑब्जर्वर से मैंने पूछा कि भाई तुमको तो स्लिप मिल चुकी है, बैठे भी हो, तो अब मुझे आप बताओ कि अगर किसी की पोजीशन का पता करना है तो कैसे पता करोगे? आंसर क्या है? जैसे आपने कहा कि एक पॉइंट यहां पर है, इस बिंदु का नाम है ए, मुझे इसकी पोजीशन चाहिए। एक पॉइंट यहां पर है, इसका नाम है बी, इसकी पोजीशन चाहिए। ऑब्जर्वर ने कहा कि भाई आंसर सुनो क्या है हमारा, हाउ वी डिटरमाइन पोजीशन, आप पोजीशन का पता कैसे लगाते हो? तो जवाब है बाय कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग की हिंदी क्या है? गणना करना। बाय कैलकुलेटिंग कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स की हिंदी क्या है? बहुत बढ़िया, निर्देशांक। ऑब्जर्वर ने कहा बहुत आसान है कि हम निर्देशांक निकाल लेंगे, वही पोजीशन बन जाएगी। अच्छा बेटा, जब हम निर्देशांक निकालते हैं तो क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर आते हैं। जब हमने निर्देशांक निकाले हैं तो कितने नंबर आते हैं? 3 नंबर आते हैं। जो पहला वाला नंबर है वो क्या कहलाता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला नंबर वाई कोऑर्डिनेट, और तीसरा नंबर क्या होता है? जेड कोऑर्डिनेट। पहला जो नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला वाई और तीसरा वाला जेड। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, और जेड क्या है? ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी पहला वाला कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो आप पहले कहां से चलिए? ओरिजिन से। फिर जहां पर आप पहुंचेंगे, ये सारा काम आप कर चुके हो। जैसे सपोज कर लो कि ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और इसको ऐसा करते हैं, इसको बनाते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये रहा वाई एक्सिस, इसको हम बना लेते हैं वाई एक्सिस। या चलिए और बढ़िया सेटिंग बन गई, अपना बोर्ड ये क्या बन गया? एक्स एक्सिस, और ये क्या बन गया? वाई एक्सिस, और ये क्या बन गया? जेड एक्सिस। और यहां पर जो ये डस्ट का पार्टिकल है, जो धूल का कण है, मुझे इसकी क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए, धूल का कण। तो पहले आप ओरिजिन से एक्स अक्ष पर चलो, एक्स अक्ष पर चलो, फिर जहां पर आप हैं वहीं से किधर चलो? वाई एक्सिस पर चलो। अब जहां पर आप हैं वहां से कहां चलो? जेड एक्सिस पर चलो। तो ओरिजिन से तुम एक्स पर कितना चले? वो एक्स कोऑर्डिनेट है। फिर वहां से तुम वाई एक्सिस पे कितना चले? वो वाई कोऑर्डिनेट है। और फिर यहां से तुम जेड पे कितना चले? वो क्या है? जेड कोऑर्डिनेट है। और आपको क्या मिल गया? डस्ट का पार्टिकल मिल गया, ठीक है ना? ये सीलिंग फैन जो है इसका मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं ओरिजिन पे आऊंगा, ओरिजिन से कहां चलूंगा? एक्स पर चलूंगा। सीलिंग फैन के सीध में आ गया, यहाँ सीलिंग फैन के सीध में आ गया। फिर मैं यहाँ से कहां चलूंगा? वाई पर चलूंगा, और फिर सीलिंग फैन के सीध में आ गया, और फिर वहां से कहां चलूंगा? जेड पर। तो यहाँ से यहाँ तक जब मैं चला तो देखा 10 मीटर था, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 10 मीटर। उसके बाद यहां से जब मैं y पर चला था तो वो 7 मीटर था, y कितना हो गया? 7। और फिर यहां से जब ऊपर गए थे तो z कोऑर्डिनेट मान लेते हैं वो 4 मीटर था। तो कोऑर्डिनेट्स का तो मतलब क्लियर है ना, कि जो पहला वाला x कोऑर्डिनेट है वो चली गई दूरी होती है अलोंग द x एक्सिस। जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो चली गई दूरी कैसे होती है? x अक्ष की दिशा में। और जो दूसरा वाला निर्देशांक है वो क्या होता है? y एक्सिस के अलोंग, अलोंग मतलब y एक्सिस की तरफ। और जो तीसरा वाला होता है वो कैसा होता है? z एक्सिस। तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी, अलोंग x एक्सिस।
along x एक्सिस मतलब x अक्ष की ओर, x अक्ष की ओर। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है दैट इज डिस्टेंस along y एक्सिस, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है दैट इज डिस्टेंस along z एक्सिस। देखो एक्सिस वाले जो x y बनते हैं ना वो कैपिटल बनते हैं, एक्सिस वाले x कैपिटल, एक्सिस वाला y कैपिटल और एक्सिस वाला z भी क्या है कैपिटल। लेकिन जो कोऑर्डिनेट के x y होते हैं वो कैसे होते हैं छोटे। तो जैसे मेरे पास में ये बिंदु था पॉइंट A था, मुझे इसके निर्देशांक चाहिए थे। तो मैंने कहा भाई ओरिजिन से मैं चलूंगा, पहले x पर चलूंगा, कितना चला पता चला कि मैं चला 10, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10। अब मुझे ये मिल गया ना, अब मुझे मिल गया तो क्या अगर y में फालतू चलूंगा ना, y में नहीं चलूंगा तो क्या हो गया 0। क्या मैं z में चलूंगा नहीं तो z भी क्या हो गया 0। चलो एक बार एग्जांपल समझते हैं। ये डस्टर रखा हुआ है यहाँ पर और हमने अपना वही x y z फिर से बना लिया। ये लीजिए, ये x हो गया और ये y हो गया और ये z हो गया। मुझे डस्टर के कोऑर्डिनेट चाहिए थे। चला मैं पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, 10 स्टेप में यहाँ पहुंच गया। तो x कितना हो गया 10। अब डस्टर मिल चुका है ना, y में तो जाना नहीं है और z में भी नहीं जाना है, तो y भी 0 और z भी 0। तो क्या बात समझ में आ गई कि जो x एक्सिस पर है, जो लोग कहां पर है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर यानी कि x अक्ष पर, x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट में x मिलता है, y नहीं मिलता और z नहीं मिलता। क्लियर ये बात। इसी तरीके से जो लोग y एक्सिस पर होंगे, y एक्सिस पर आपको x नहीं मिलेगा, y मिलेगा और z नहीं मिलेगा। और जो लोग z एक्सिस पर होंगे वहां पर आपको x नहीं मिलेगा, y नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा z। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें कि हम y की बात करते हैं। ये रहा y एक्सिस, ये है x एक्सिस और z एक्सिस को डस्टर। अब की बार डस्टर ये है तो ओरिजिन पर आए। रूल तो ये कहता है कि x पर चलो, तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं x पर चलूंगा तो डस्टर पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा भाई x पे तो नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मुझे डस्टर तक पहुंचना है, इसलिए मुझे ओरिजिन पर मैं आ तो गया हूं लेकिन मैं x पर चल नहीं पाऊंगा क्योंकि डस्टर मुझे नहीं मिलेगा। सीधी चलनी होती है, सीधे सीधे तिरछा नहीं दौड़ते। तो अब जब आपने मना कर दिया कि x पर नहीं चल पाऊंगा, अब आप किधर चलोगे y पर। मिल गया डस्टर, y वाला कोऑर्डिनेट तो होगा। अब क्या z पे फालतू में जाओगे नहीं। तो बहुत ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो लोग x एक्सिस पर मिलते हैं उनका x कोऑर्डिनेट होता है लेकिन y z नहीं होता, और जो लोग y एक्सिस पर होते हैं उनका y वाला कोऑर्डिनेट होता है लेकिन बाकी दोनों नहीं होते। सिमिलरली जिनका z एक्सिस पे जो लोग होते हैं उनका x y नहीं होता, z वाला होता है। अच्छा, जिनके तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है, जैसे कि पंखे का भी एग्जांपल आया था, x कोऑर्डिनेट भी था, y कोऑर्डिनेट भी था और z कोऑर्डिनेट भी था। जिनके तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं उनके बारे में कहा जाता है वो लोग फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस यानी कि फ्री माने मुक्त, स्पेस माने जगह, वो बिल्कुल मुक्त जगह पर है। तो फ्री स्पेस का मतलब आप समझो। तो अगर कोऑर्डिनेट हमको x भी मिल रहा है, y भी मिल रहा है और z भी मिल रहा है, फ्री स्पेस यानी कि मुक्त स्थान। फ्री स्पेस मीन्स मुक्त स्थान। मीन्स माने मतलब x कोऑर्डिनेट भी जिंदाबाद होगा, y कोऑर्डिनेट भी जिंदाबाद होगा, z कोऑर्डिनेट भी जिंदा होगा। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 नहीं होगी और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 नहीं। अगर आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से सन के पास तक जाएं, आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और z भी मिलेगा।
अगर आप अपने कोऑर्डिनेट से इस डस्ट के पार्टिकल तक जाएं तो x पर मिलेगा, y पर मिलेगा, z पर मिलेगा। जो लोग x और y और z तीनों रखते हैं उनको कहते हैं भाई वो तो फ्री स्पेस में है, वो मुक्त स्थान पर है। क्लियर तरीका? डायग्राम तो आप बना ही चुके हो लिखने के बाद में। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर देना था कि हाउ वी डिटरमाइन द पोजीशन। आंसर है बाय कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की गणना करके हम बता देते हैं कि स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई फिर से मैंने ऑब्जर्वर से कहा कि तुमको तो मैंने तुम्हारी जगह पे बिठा दिया है, अब ये बताओ हाउ वी डिटरमाइन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हिंदी में स्थिति सदिश। पोजीशन अलग चीज है और पोजीशन वेक्टर अलग चीज है। अब ऑब्जर्वर से हमने कहा कि जिसके बारे में मैं बोलता हूं, पूछता हूं, आप जरा उसका पोजीशन वेक्टर बताइए, किसी के बारे में भी। तो इसको कैसे वो करेगा? ओरिजिन पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर किसी का पोजीशन वेक्टर कैसे बताएगा? तो आंसर बहुत आसान है, कैसे बताएगा अभी बताते हैं आपको। ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और इसको काम दिया है कि अब आप यहां से पोजीशन वेक्टर बताइए। तो आप सबको पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। पोजीशन वेक्टर जो है हिंदी में स्थिति सदिश आर वेक्टर्स, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं which start from origin। जिन वेक्टर की स्टार्टिंग मूल बिंदु से होती है उन्हें कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर कोई वेक्टर मूल बिंदु से स्टार्ट होता है तो वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो मुझे इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए एक। दिखाना तो बहुत आसान, हम एक वेक्टर बनाएंगे जो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। एक वेक्टर निकाला और ए तक ले गए, ये पोजीशन वेक्टर है ए का। यहां लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। नाम है ओ से ए। शुरू कहां से किया था वेक्टर ने? ओ से। खत्म कहां पे किया है? डी, ए पर, इसलिए ओ से ए। एक पॉइंट और है ये बी, इसका पोजीशन वेक्टर ओ से बी। तो स्थिति सदिश इसका बी का आंसर हो जाएगा ओ से बी। लेकिन बेटा पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। पोजीशन वेक्टर्स ऐसे सदिश हैं विच, जो कि, विच की हिंदी है जो कि, शुरू होते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से स्टार्ट होते हैं, और इनको हम लोग आर से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, डिनोटेड बाय सिंबल आर। ऐसे आर ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, इनको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिनोट मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना। इनका जो संकेत है वो बेटा आर है। अब यहाँ पे दो दो हैं पोजीशन वेक्टर, तो चलो ए वाले को हमने लिख दिया R1 और इसको क्या लिख दिया? कोई तीसरा होगा तो क्या लिख देते हैं? R3। तो अकेला तो किससे लिखेंगे? R। तो अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, उसमें का डिटरमाइन कैसे करते हो, पता कैसे लगाते हो? अभी तो तुमने ज्योमेट्री में दिखाना शुरू कर दिया, डायग्राम दिखा रहे हो, बना रहे हो और बता रहे हो कि ये इसका कैलकुलेशन कैसे होगा।
तो पोजीशन वेक्टर निकालने का जो फंडा है, पोजीशन वेक्टर आर कैसे निकलता है, उस पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, वाई कोऑर्डिनेट जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट के कैप। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट थे 2 3 4, ऐसे मान लो कि 2 3 4 थे। r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्योंकि x कोऑर्डिनेट i कैप 2y कैप, y कोऑर्डिनेट j कैप 3j कैप और z कोऑर्डिनेट, क्लियर ये बात। इस b के जो कोऑर्डिनेट थे पता चला -6 -2 और 4 था, तो r2 चाहिए था भाई, तो r2 चाहिए, देखिए कैसे निकलेगा r2, x कोऑर्डिनेट -6 है साथ में i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट -2 है साथ में j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट 4 है और साथ में क्या k कैप। थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक वे में लिख लोगे तो ये आ जाएगा -6i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। अब ये आंसर आया क्वेश्चन का कि अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हो गए हैं तो x y z हमें पता हो चुके हैं, तो अब जब x y z पता हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप। अब ये यानी कि इस क्वेश्चन का सीधा आंसर ये है, सीधा आंसर ये है। लेकिन अगर हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में इस समय भूले बैठे हैं तो याद दिलाने, तो हम लोग ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा चुके हैं, जो चाहे वो उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने उससे पोजीशन के बारे में पूछा और किसके बारे में पूछा, पोजीशन वेक्टर के बारे में पूछा, और भी कई सारी बातें पूछेंगे जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। और यही तो करना है, इसीलिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से की गई है, क्योंकि ऑब्जर्वर को बैठने की कोई जगह मिल जाए और फिर मैं उससे जो भी पूछूं वो हमको बता दें। अब बात करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। भाई ये तो कंफर्म है कि ये ऑब्जर्वर के बैठने की जगह है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है साथ साथ लिख सकते हैं, समझ चुके हैं पहले हम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल इज जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन नहीं होता, त्वरण नहीं होता, वो इनर्शियल कहलाता है, और जिसमें होता है वो नॉन इनर्शियल कहलाता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक हैविंग जीरो एक्सीलरेशन, हैविंग माने रखना, एक्सीलरेशन माने त्वरण। तो इसके पास जो एक्सीलरेशन है वो जीरो होता है, और इट हैविंग नॉन जीरो एक्सीलरेशन, नॉन जीरो यानी कि शून्य ना हो। जिसके पास जीरो एक्सीलरेशन होता है दो बातें हो सकती हैं, या तो वो रुका हुआ है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो इट इज इन रेस्ट पोजीशन, रेस्ट मतलब विराम अवस्था,
इट इज इन रेस्ट पोजीशन, पोजीशन माने स्थिति, और इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रुका हुआ होगा और या फिर ये एक समान गति से चलेगा। जो लोग एक समान गति से चलते हैं उनके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। और ये कैसा होगा? एक हैविंग को बहुत अच्छे से इसकी हिंदी समझ लोगे, बार बार यूज होने वाला है। इट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान गति। इस वाले निर्देश तंत्र में गति जो होगी वो कैसे होगी? असमान गति। इट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। और क्या खास बात है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की? न्यूटन्स के जो लॉज हैं इस फ्रेम में वैलिड है। न्यूटन्स लॉज वैलिड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। वैलिड मतलब मान्य, जबकि इसमें मान्य नहीं है। न्यूटन्स लॉज नॉट वैलिड, इसमें मान्य नहीं। ये इनर्शियल हो गया और नॉन इनर्शियल हो गया। और बहुत सही आंसर आप लोगों ने दिखाया था, बताया था कि जो हमारी अर्थ है इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी अर्थ के पास में एक्सीलरेशन होता है। अब वो कैसा एक्सीलरेशन होता है तो जब हम लोग सेंट्रल फोर्स पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अर्थ के पास जो एक्सीलरेशन होता है वो कैसा होता है। इसके बाद इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा भाई। ये एक कार है, और ये कार आपकी जो है 100 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, सड़क पर दौड़ रही है। एक और कार है यहाँ पर, इस कार के पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है, एक्सेलरेशन है। क्या ये इनर्शियल है? हाँ या ना? क्या ये इनर्शियल है? ये कार है और 100 मीटर पर सेकंड की इसके पास में वेलोसिटी है, चाल है, वेग है। और जो बगल में जो दूसरी कार है उसके पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है? त्वरण। भाई आपको ये पता है ना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया? त्वरण। ये तो हो गया एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया? वेलोसिटी, वेग। 2 पिक्चर्स हमने आपके सामने बनाई और ऑब्जर्वर कह रहा है कि हम इनमें बैठ जाते हैं, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं? ऑब्जर्वर के बैठने की जगह होती है।
वैसे अगर आप बहुत अच्छी तरीके से चलें तो आपको कहाँ बैठना चाहिए? ओरिजिन पर बैठना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वर कह रहा है कि हम इस कार में बैठते हैं, एक ऑब्जर्वर कहता है कि हम इस कार में बैठते हैं। तो ये कार इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? और क्या ये वाली इनर्शियल है? या आपका आंसर होगा कि ये कार नॉन इनर्शियल है क्या? और ये वाली कार कैसी है? नॉन इनर्शियल। जितना बोर्ड पर है उतना सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना अपने मन से। ये इनर्शियल है, ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? देखो इधर, इनर्शियल पहचानने के इतने सारे तरीके। इनर्शियल के पास एक्सीलरेशन नहीं होता। तो यार यहाँ पर क्या एक्सीलरेशन है? नहीं है, देखो नहीं है ना। ये क्या बनी? इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल के पास में एक्सीलरेशन होता है, इसके पास एक्सीलरेशन है, ये क्या बना? नॉन इनर्शियल। समझ पा रहे हैं? क्लियर? ये किसी भी तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं।